अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। प्रोग्राम हैशटैग सियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने कमर कस ली है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात कराने के लिए हिकमत अमली भी तरतीब दी जाने लगी है। IT आलात फराहम किए जा रहे हैं, अमले की तैनाती की जा रही है और उनकी ट्रेनिंग भी की जा रही है। मनसूबाबंदी कर ली गई है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवा लिए जाएंगे। जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सेनेट ने कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर की ब्रीफिंग में ये बताया है कि कौमी और सूबाई असम्बली के 859 हल्कों में इंतखाबात होंगे, जिसमें कौमी असम्बली के लिए 266 और सूबाई असम्बली के लिए 593 हल्के शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान में अगर वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो वो 12.5 करोड़ से जायद हो चुकी है, जो कि 2018 के इंतखाबात के वक्त वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो वो तकरीबन 2 करोड़ से जायद थी। अब इलेक्शन कमीशन तो इंतखाबात के लिए तैयार हो चुका है, मगर सियासी जमातें अपने अपने बयानिए और सीट एडजस्टमेंट को लेकर काफी कंफ्यूज, तजब्जुब का शिकार नजर आता है। इस कदर महंगाई के बोझ तले दबे 12.5 करोड़ वोटर्स, महंगी बिजली, महंगी गैस और आटा चीनी की आसमान को बुलंदियों को छूने वाली कीमतों की अदायगियों के बाद क्या सियासी जमातों के फकत बयानिए को मद्देनजर रखकर इन्हें वोट देंगे या नहीं? क्योंकि अगर जहां तक सियासी जमातों के मंशूर की बात करी जाए तो कोई भी सियासी जमात अपने मंशूर पर आज तक पूरा उतरती नजर नहीं आई। आज जब हर वोटर को अपने बुनियादी हुकूक का पता है और उसे ये भी अंदाजा है कि हुकूमतें तो बदलती रहती हैं मगर अवाम के हालात नहीं बदलते, तो मुल्की सियासी जमातें उनके सामने सा बयानिया लेकर आएंगी। उनके वोट हासिल करने के लिए एक मर्तबा फिर इक्तदार की मसनद पर बराजमान हो जाएंगी सियासी पार्टीज। अब की बार इंतखाबात में टोटल टर्नओवर कितना रहेगा और सियासी जमातों को वोट हासिल करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलना पड़ेंगे, इसी पर बात करते हैं। आज के मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करवाऊं। JUIFA से मुफ्ती किफायतुल्लाह और मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद प्रोग्राम में और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मुफ्ती साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी, कहिएगा क्या देख रहे हैं? इलेक्शन हो रहे हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में, क्या प्रोग्राम देख रहे हैं? क्योंकि आपकी पार्टी की जानिब से कोई खास बयान इस पर सामने नहीं आया है। इलेक्शन जनवरी से आगे जाने का कोई फॉर्मूला बनाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें नेकनीयती से निगरानों को और इलेक्शन कमीशन को देखना है, तो हमें तो मुकम्मल उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे। पहले सवाल का जवाब ये है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे। और दूसरी हमें ये उम्मीद है कि इलेक्शन फेयर होंगे। दोनों के लिए मेरे पास एक एक दलील भी है। इलेक्शन होंगे इसलिए कि पाकिस्तान की तारीख बताती है कि जो लोग इलेक्शन नहीं करवाते और खुद आ जाते हैं डिक्टेटर बनकर, उन लोगों के आने का कोई इरादा नहीं है। तो जब इरादा नहीं है तो आप निगरानों से तो नहीं चला सकते। निगरान ज्यादा ये अबूरी मुद्दत के लिए होते हैं। तो अब इलेक्शन होंगे ताकि नई क़यादत को मुल्क का बागडोर वो हवाले कर दिया जाए। मुफ्ती साहब, इलेक्शन कमीशन पर एतबार है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ ना। तो ये एक उम्मीद की मैंने दलील दी कि इलेक्शन होंगे ना, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो फिर अगर मुनसिफ पर इतना यकीन है तो शोर मचाया जाएगा अगर इलेक्शन नतायज हक में ना आए तो? नहीं, मैं अगर बात मुकम्मल कर लूँ, अगर आप इजाजत दे रहे हैं, उसके बाद फिर आपका सवाल। मैं दूसरी दलील दे रहा हूँ कि इलेक्शन फेयर होंगे, और उसकी वजह यह है कि अभी हाल ही के दिन एक इलेक्शन गुजरा है 2018 का, तो बहुत मशकूक किस्म का इलेक्शन था। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि कम अज कम पाकिस्तान की तारीख में बहुत ज़्यादा मशकूक इलेक्शन था। इससे पहले इलेक्शन में 19 को 20 किया जाता रहा, या मान लिया जाए कि 15 को 20 किया जाता रहा, लेकिन इस इलेक्शन में तो 5 को 20 किया गया ना, तो बहुत ज़्यादा मशकूक था। उसके बाद फिर हमारी मैशत ख़राब हुई, लोग मैदानों में आए और करार सियासी तौर पर करार नहीं आया। तो उससे इबरत हासिल करते हुए इस इलेक्शन के अंदर वो गलती नहीं की जाएगी ऐसा वो जो पिछले इलेक्शन के अंदर की गई थी। तो ये इलेक्शन होंगे भी, और मैं आपके चैनल के हवाले से कौम को ये इत्मीनान भी देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह वो इलेक्शन फेयर और फ्री होंगे।
तो फिर सर आपने इतना बताया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और काफ़ी उम्मीद है आपको, तो मेरा दूसरा सवाल यही था कि अगर इलेक्शन नतायज हक में ना आए तो क्या फिर धांधली का शोर मचाया जाएगा या कबूल कर लेंगे? नहीं नहीं, ये आपको किसने बताया है? पहले से ये बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन तो हमारे नताइज में हक में आएगा। मैं ये कह रहा हूँ ना कि हर एक जमात अपना झंडा और एजेंडा रखती है, तो वो आवाम के पास जाएगी, उसको मोबिलाइज करेगी। तो आवाम ने जिसको वोट दिया, जितना जितना दिए तो कबूल किया जाए, और जिसके जरिए उसकी हुकूमत आ जाए। इंशाअल्लाह हम आवाम के फैसले को आमन्ना वसल्लमना सर तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, हम कबूल करेंगे। ठीक है मुफ्ती साहब, काफी पुरुम्मीद है। राना साहब आप कहिएगा, नून लीग भी काफी पुरुम्मीद दिखाई देती है, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और इलेक्शन का कह ले कि हफ्ता इंदिया दिया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। नवाज शरीफ की वापसी की तो बात हो रही है, लेकिन जो कानूनी पेचीदगियां हैं उसके हवाले से नून लीग क्या राय रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आज बड़ा अहम एक जो है इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियां जो हैं वो प्रिलिमिनरी जो है वो इशू कर दी हैं। तो इसका मतलब है कि हम इलेक्शन की तरफ गामजन हैं और एज पर स्केड्यूल जो ईसीपी का है उसके मुताबिक चल रहा है। देखिए, जो आपका सवाल है नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक, देखें 21 तारीख को वो लाहौर में मौजूद होंगे और एक हिस्टोरिक वेलकम जो है उसकी तैयारियां अभी जारी हैं और पीएमएल उनको देगी मीनार पाकिस्तान के अंदर। जहां तक उनके लीगल मामलात हैं वो उनको फेस करेंगे, जो कानूनी ज़रूरियात हैं वो पूरी होंगी और बहुत सारे तरीके हैं। एफिडेविट जमा कराया जा सकता है, अदालतों ने ही उनको इजाज़त दी थी कि वो इस मुल्क से बाहर जाएं, तो उन्हीं अदालत में एफिडेविट जमा कराया जा सकता है कि वो अपने आप को खुद वहां पेश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उन पर गौर व फिक्र जारी है और रास्ता निकाला जाएगा कानूनी तौर पे कि वो मीनार पाकिस्तान जो है वो आ सकें और कौम से खिताब कर सकें, अपने वर्कर्स से खिताब कर सकें। तो इसके ऊपर जो है वो लीगल टीम आगे जाके एक लायमल देगी। इंशाल्लाह ताला पूरे कानूनी जो तकाजे हैं वो पूरे किए जाएंगे। तो फिर क्या लगता है, कानूनी गिरफ्तारी दी जाएगी, गिरफ्तारी का जो अमल है उसको स्मूथली होने दिया जाएगा या फिर जलसा गाह पहुंचेंगे, कारकुनान से जलसा करेंगे? क्या सोचा है? जाती उम्रा जाना है, जेल जाना है? ये देखिए, मीनार पाकिस्तान जाना है और मीनार पाकिस्तान में ही वर्कर्स को कहा है कि वो वहां उनका वेलकम करें। तो इंशाल्लाह वो 21 अक्टूबर को वर्कर्स को एक भरपूर खिताब करेंगे, पीएमएलएन की इलेक्शन कैंपेन का आगाज करेंगे और इस मुल्क को जो है एक पॉजिटिव और अच्छा बयानिया देंगे। तो यही प्लान है। बाकी जो कानूनी रास्ता है वो लीगल टीम इंशाल्लाह निकालेगी और कानून और आइन के मुताबिक निकालेगी। आप यहाँ पर कहिएगा राना साहब, निगरान हुकूमत की जानिब से सरफराज बुगटी का ये बयान था कल कि कानून के मुताबिक अगर जमानत ना मिली तो गिरफ्तार किया जाएगा। वो जेल से ही बाहर गए थे, जेल से ही उन्हें रिलीफ मिला था जब वो बाहर गए थे, तो फिर वो कैसे कैंपेन शुरू कर सकते हैं और कैसे कहा जाता है कि वो वापस आए तो जाती उम्रा जाएंगे? जैसा आपने कहा कि सोचा है कि वो मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब करेंगे और घर जाएंगे। देखिए, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज का बाद में इतराफ किया कि ये अदालत के मामलात हैं और वैसे भी इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे अगर कोई पुलिस आती है तो वो कैपिटल की पुलिस आती है, तो ये उनका मैंडेट नहीं है। ये मामला अदालतों ने इसके ऊपर फैसला करना है और अगर किसी ने कार्रवाई करनी हुई तो वो उस सूबे की पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी। तभी उनके बयान पे रिएक्शन आया कि आपका इससे ताल्लुक कोई नहीं है कि आप ऐसे बयान दें कि मैं फलाने को हम अरेस्ट कर लेंगे, एज पर कानून कर लेंगे। ये मामला जो है अदालत का है और अगर अदालत ने कोई हदायत दी तो फिर। लेकिन राना साहब वो इश्तिहारी हैं, जेल से ही बाहर गए थे, तो अदालत ने तो उन्हें जेल में भेजा हुआ है। तो बिल्कुल वो उस अदालत में खुद पेश होंगे। मियां नवाज शरीफ जो है अपने कानून के सामने जो है वो उसी तरीके से आएंगे, उसी अदालत से ही हम राब्ता करेंगे कि वो अदालत में कब पेश होंगे और कैसे होंगे, और उसी अदालत से ही हम जो है एडवाइस और कोई अगर रिलीफ हुआ तो सीख करेंगे। और इस पे लीगल टीम जो है वो बिल्कुल लगी हुई है और अपना लाएअमल वो जरूर बताएगी। लेकिन अभी जो प्लान फाइनल है हमारे लिए वो यही है कि 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ जो हैं वो पूरी एक हिस्टोरिक वेलकम उनको मिलेगा और फिर वो अपना खिताब करेंगे वर्कर्स के साथ और एक भरपूर और हिस्टोरिक वेलकम उनको दिया जाएगा।
ठीक है राजा आमिर साहब, आप बताइएगा, जैसा कि आपने राना साहब का मौक़िफ़ सुना कि एफिडेविट जमा करवाया जाएगा, कानूनी पेचीदगियां क्या हैं? नवाज शरीफ वापस आते हैं, जरा कानूनी राय दीजिएगा, कानून पर रोशनी डालिएगा कि क्या कहता है कानून। देखिए, राना साहब ने एक हद तक बात सही की कि जी वो अदालत में जाएंगे, पहले आने से पहले भी अगर उनके लॉयर्स जाते हैं, तो अब ये अदालत ने देखना है कि जी क्या वो सेटिस्फाई है कि मियां साहब के जो परपेचुअल वारंट्स निकाले हुए हैं, ताहयात उनको गिरफ्तार करके अदालत के सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश करने के जो वारंट्स हैं, क्या अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि वाकई ही मियां साहब वहाँ पे इलाज करवा रहे थे, वो किसी वजह से नहीं आ पा रहे थे, कोई पहले तो कोविड की बात थी या फ्लाइट्स की इश्यूज थी, लेकिन अदालत पूछ सकती है कि जी बताइए, आप अगर दुबई तक आ सकते हैं या यूरोप जा सकते हैं तो क्या वजह है कि आप पाकिस्तान नहीं आए। और अगर कोई ऐसी चीज़ उन्होंने अदालत को सेटिस्फाई कर दिया है कि जी ये वजूहात थी, तो फिर अदालत की डिस्क्रिशन है। नॉर्मली जो उनसे जो एब्सकॉन्डर्स होते हैं उनको ये रिलीफ नहीं दिया जाता कि उनको बेल बिफोर अरेस्ट या इंटरम बेल दे दी जाए, क्योंकि अगर तो किसी शख्स का कोई केस चल रहा है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल, फिर तो वो आके ज़मानत ले लेता है कि जी मैं ट्रायल में पेश होने के लिए आया हूँ। लेकिन यहाँ उनकी जो अपील थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो डिसमिस हो चुकी है, और उसमें एक लाइन ये लिखी हुई थी कि जी अगर वो आते हैं तो उन्होंने सेटिस्फाई करना है कि उनके पास प्लॉजिबल रीजंस थे कि इस बेल को जम। तो नाउ दिस इज़ बिटवीन द कोर्ट एंड व्हाट कोर्ट डिसाइड्स। जो नॉर्मल मैंने आपको कहा है कि इस चीज़ की भी नज़ीर नहीं मिलती कि कोई शख्स कॉन्विक्ट हो और उसे बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी जाए, उसी तरीके से अब वो आ रहे हैं। तो लेट्स सी के अदालतें इसमें अपना क्या फैसला करती हैं। बहरहाल इट वुड नॉट बी आ इजी कोर्स। अदालतें मैं समझता हूं कि इतनी आसानी से, और फिर ये जो नैब की अमेंडमेंट्स ख़त्म हो गई हैं, उसके बाद नैब के दीगर भी अगर सर नैब की जो अमेंडमेंट्स खत्म हुई हैं इस पर भी बात करते हैं, लेकिन जैसा आप कह रहे थे एब्सकॉन्डर को क्या फिर रिलीफ मिलना आसान है? और अगर वो क्योंकि जेल से बाहर गए थे ना, अगर वो वापस नहीं आते अदालत और मीनार पाकिस्तान जाते हैं तो क्या फिर गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, अगर तो उनको इंटरिम बेल या ट्रांजिटरी बेल ना मिली उनके आने से पहले, तो फिर सरफराज बुगटी साहब की ये स्टेटमेंट के जहाज़ के अंदर से ही उनको अरेस्ट किया जा सकता है। और अरेस्ट करने के लिए अगर इस्लामाबाद की पुलिस, क्योंकि इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने वारंट्स निकाले हुए हैं, तो वो वफाकी वज़ीर दाखिला के ही अंडर आती है, तो वो उनको जहाज़ से, हमने इससे पहले भी देखा कि एक दौर में शायद मुस्लिम लीग नून का ही था कि जब पीपल्स पार्टी के वो मेमन साहब आए थे, तो उस वक़्त भी जहाज़ से ही उनको अरेस्ट करके ले जाया गया था। तो अगर उनके पास उनके पहुंचने से पहले कोई ऑर्डर ना हुआ अदालत का, तो फिर ऑब्वियसली पुलिस अपना एक्शन लेगी और उन्हें अरेस्ट करेगी। लेकिन नून लीग तो ये भी बात करती है, जैसे इसहाक डार साहब भी इश्तिहारी थे, लेकिन जब वो वापस आए उन्हें जमानत मिल गई थी, वो इस चीज़ को भी बेस बनाते हैं। देखिए, जो इसहाक डार साहब थे उनके खिलाफ कोई केस का फैसला नहीं हुआ था। जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि वो अंडर ट्रायल थे और उनके परपेचुअल वारंट्स नहीं थे, तो वो केस में उन्होंने कहा कि जी मेरा केस चल रहा है, मैं जाके उधर अपना केस में ट्रायल में पेश हो जाऊंगा। लेकिन मियां साहब की तो अलहदा से पोजीशन है, उनको तो सज़ा हो चुकी है, और वो जैसे आपने कहा कि जेल से गए थे, तो इनका केस, हर क्रिमिनल केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, अपना उस पर कोर्ट की ओपिनियन होती है। तो इट्स एंटायरली अपॉन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क्या वो इनको रिलीफ देती है या नहीं देती, क्योंकि वो तो वारंट्स उन्हीं के हैं। तो अब देखते हैं कि इट्स ऑल के कोर्ट्स क्या इस पे डिसीजन लेते हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, आप बताइएगा कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और इंतखाबात की एक कहा गया है कि जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या नवाज शरीफ की वापसी को लेकर इंतखाबात डिले हो रहे थे, जो 90 दिन से आगे चले गए, इंतखाबात जनवरी में चले गए 2024 में? क्या लगता है अभी तक क्यों कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है? आपकी इजाजत हो तो मैं तबसरा करना चाहता हूँ, ये जो हमारे वकील साहब ने जी सर, बिल्कुल कानून ने बात की है,
ऐसा है कि कुछ अदालतों की सूरत हाल भी तब्दील हो गई है ना। पहले एक जज था चीफ जस्टिस, वो एक एजेंडे पे काम कर रहा था, तो इनका पानामा के अंदर उनको हटाया और सजा दी ना। तो आज तक तो किसी ने उनकी वो गुनाह तो नहीं बताया, क्या गुनाह है। वो फैसले के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये नेब वाले बताएंगे, और नेब वाले तो आज तक नहीं बताया। जब ये एक तासुर मौजूद है और वो कहते भी हैं कि फलां फलां जजेस को माफी नहीं मिलेगी, फिर तो पूरा मंजरनामा तब्दील हो गया ना। जब मंजरनामे तब्दील हो गया तो वो आदमी मजलूम हो गया बहसीयत वज़ीर आज़म, उनको जो हटाया, तो फिर ये केस का क्या पोजीशन है, सजा की क्या पोजीशन है, उसके अंदर खिफत आ गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें जजेस जानते हैं, उनको इतनी इजाज़त ज़रूर दें कि वो मीनार पाकिस्तान में लोगों से खिताब करें, और खिताब के बाद वो अगले दिन पकड़ें। यानी एक दिन लेट पकड़ने से ऐसी कोई क़यामत तो नहीं है थी, एक बात। और दूसरी बात कहते हैं, आप कहते हैं कि डिले होंगे, नहीं, ये तो ऐसे खामख्याली है, डिले कैसे होंगे। हमने आईन पर चलना है, और आईन तो 90 दिन से ज्यादा का कहते नहीं, 91 दिन की गुंजाइश नहीं है, 91 दिन हो। सिर्फ इतना है कि MQM के मुतालबा था कि नई शुमारियात के साथ आप करें 2023 में जो हुआ है, तो उनकी बात को मान लिया गया। तो थोड़ा डिले होगा, महीना या 40 दिन या 50 दिन, उसकी गुंजाइश तो मौजूद है। लेकिन अगर निगरान किसी बहाने से आगे ले जाएंगे तो नहीं होगा। मुफ्ती साहब, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन आपने कहा कि 90 दिन से बिल्कुल आईन इजाजत नहीं देता, लेकिन 90 दिन से आगे चले गए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से स्टेटमेंट भी आया कि हम इस चीज को वेलकम करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बात की कि अगर सर्दियां गुजार लें, कोई गुंजाइश बना लें, थोड़ा आगे कर लें। खैर, हमारा पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो तो ये है कि हम आईन के साथ खड़े हैं। अगर इलेक्शन कमीशन को कोई ज़रूरत है तो वो बताए, ये इस मुल्क की जमातें हैं, वो आपस में तय कर लेंगी। लेकिन ये कि कोई बहाना बनाकर उसको एक साल डिले कर दिया जाए, इसके साथ तो हम नहीं खड़े। तो जब पंजाब असेंबली तहलील हुई, KP असेंबली तहलील हुई, 1 साल हो गया, इलेक्शन नहीं हुए, उस पर कोई पटिशन नहीं दी गई? नहीं, उसकी तो एक वजह थी ना। उसकी वजह ये थी कि हमारी जो इलेक्शन ज्यादा अहमियत रखता है सूबों की या मुल्क की सालिमियत। तो अब पंजाब की पोजीशन बिल्कुल अलग है कि पंजाब के अंदर आप पहले से वजीर आला बिठा दें, तो फिर वहाँ इलेक्शन पर सवाल ये निशान, ये कैसा इलेक्शन होगा। तो एक वाक़या तो हुआ है ना कि जब बंगाल को अक्सरियत मिली तो बंगाल की अक्सरियत को तस्लीम नहीं किया गया और बड़े सूबा अलग हो गया हमसे। अब इससे हमने इबरत लेनी है। तो आईन तो ऐसा नहीं कहता कि आप उनकी सालिमी के खिलाफ काम करें। तो उस वक्त तो एक बात ज़रूरी थी और माकूल भी थी, उसके दलाइल भी थे कि जी आप इसको ज़रा डिले करें और एक साथ इलेक्शन हो जाए, ताकि पंजाब का वज़ीर आला इलेक्शन पर असरअंदाज न हो। वैसे भी छोटे सूबों को पंजाब से शिकायत होती है, वहाँ तो एक माकूल वजह मौजूद थी। अब तो कोई माकूल वजह मौजूद नहीं है, और न उस गलती को बुनियाद बनाकर दूसरी गलती की गुंजाइश बनती है। यानी कल हमने गलत किया, आज फिर गलत करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। कल अगर गलत किया है तो आज वो गलती उसको वहीं छोड़ो और आगे गलती से निकलकर सही सिमत में चला जाए। तो उसकी ये एक तरीका है कि कम से कम दिनों के अंदर इक़्तिदार आवाम के नुमाइंदों के हवाले किया। ठीक है, अगर जनवरी के आखिरी हफ्ते और कोई एग्जैक्ट डेट भी सामने आ जाती है, 2024 में इलेक्शन हो जाते हैं, क्या तैयारियां हैं JUIF की? कहाँ सीट एडजस्टमेंट कर रही है? क्या बयानियां है? क्या हिकमत अमली है? नहीं, हमारी तैयारी तो शुरू ही है। यानी हम बड़े जलसे भी कर रहे हैं, साथ साथ छोटे छोटे जलसे भी कर रहे हैं। हमारा काम तो रुका हुआ नहीं है। अलबत्ता हमने जो दीगर जमातों के साथ क्या मामला थे, तो उसके अंदर हमने एक कैटेगरी बनाई है, एक कैटेगरी और B और C। एक कैटेगरी में वो इलाके हैं जो हमारे महफूज खले हैं, वहाँ उम्मीदवार कोई खड़ा कर दें और तब्दील कर दें तो भी हम जीत जाते हैं। तो उस एक कैटेगरी में तो हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, कोई और हमारे साथ ताउन करना चाहे तो बड़ी मेहरबानी। B कैटेगरी हमारी ऐसी है कि उसके अंदर उम्मीदवार पर डिपेंड करता है कि हमारे वोट इतने होते हैं कि कोई उम्मीदवार इस तरह आ जाता है कि अपने वोट लेकर आता है तो हम सीट आसानी से निकालते हैं। इस B कैटेगरी में हम जमातों के साथ तो बात नहीं करेंगे, अलबत्ता अफराद और बेहतर उम्मीदवार की बात करेंगे। C कैटेगरी में ऐसा है कि हम खुद नहीं जीत सकते, लेकिन किसी के जीतने के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। उसके अंदर हम हाजिर हैं। जो जमातें हमारी नजरियाती हम आहंग है वो पहली तरजीह है,
जो नजरियात में जरा दूर है वो दूसरी तरजीह है। इस तरह हम अपने वोटरों को ज़ाया होने से बचा देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, और इस तरह से सीटें एडजस्टमेंट की जाएगी। इंतखाबात की पार्टीज की अपनी तैयारी तो भरपूर है, देखना यह है कि अवाम के पास जाते हुए वोट लेने के लिए बयानिया क्या बनाया जाएगा, अवाम को मुतमईन कैसे किया जाएगा, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद चलेंगे राना एहसान अफजल साहब के पास। राना साहब, कहिएगा, वापस आ रहे हैं, कानूनी टीम तो अपनी तैयारी जो कर रही है सो कर रही है, नून लीग अब वोटर्स को किस तरह से कन्विंस करेगी, क्या बयानिया लेकर जाएगी, एहतसाब का या मुफाहमत का, किस तरह से कन्विंस करेगी वोट के लिए? देखिए, जब मईशत की बात आती है तो 2013 से 2018 जो हमें 5 साल मिले, उसके अंदर हमने बहुत कुछ करके दिखाया। इस मुल्क में अंधेरे थे, अंधेरे दूर किए। 12-12, 16-16 घंटे लोड शेडिंग थी, गैस की लोड शेडिंग थी, LNG के टर्मिनल बनाए, 2500 बम धमाके होते थे पूरे पाकिस्तान में 2013 में। पॉलिटिकल विल दी, फाइनेंसिंग दी अफवाज पाकिस्तान को, तो हमने दहशतगर्दी को ख़त्म किया, CPEC जैसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया। महंगाई जो थी वो 5% के नीचे थी, टैक्स कलेक्शन दुगनी की। तो ये वो सारे ग्रोथ रेट 6.1% पे था। और फिर इस मुल्क के साथ एक तजर्बा किया गया, और उस तजर्बे के अंदर उस वक्त की जुडिशरी, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी। ये बात भी अब अयां हो चुकी है, ये ऐसी बात नहीं है जो आज हम करें या नई बात है। इसका अब कुछ जिक्र तो जो है वो साकिब निसार साहब जब PTI के टिकट्स बांट रहे थे तब हो गया था। बाकी बाजवा साहब ने भी खुद किया, और RTS बिठाया गया। किस तरीके से इनके अपने सदर ने कहा, जो PTI के आज के सदर हैं, कि नैपी चेंज होती रही। तो ये चीजें अब ये सबको पता है, और उससे जो मईशत को नुकसान पहुंचा, मुल्क को नुकसान पहुंचा, एक तबाही हुई, वो भी सबको पता है। उसके बाद जो 16 माह की हुकूमत आई, उसने इस मुल्क के लिए वो फैसले किए जो सियासत के लिए तो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन रियासत को बचाने के लिए, मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने के लिए, जो आग लगा के गया था खान, उसको बुझाने के लिए बड़े जरूरी थे। यही बयानिया है। और तो फिर मुल्क को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, नाम भी आप ले रहे हैं, तो एहतसाब की जानिब जाएंगे, और अब एहतसाब कर पाएंगे, अफोर्ड कर लेगी नून लीग? क्योंकि बड़ी बैठकें हुई और समझाया भी गया, ये खबरें सामने आई, सुना हमने कि कुछ समझाया जा रहा था कि बदल लो, मट्टी पाओ, हथौला रखो। नहीं, देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है। आज की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका अपना बयानिया ये है कि वो सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेगी, जो कि बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। तो ये अगर हमने मुल्क को दुरुस्त करना है, अगर हमने मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाना है, तो जो तजर्बात होते रहे, जो मुदाखलत होती रही, उसको फिर पॉइंट करना तो बनता है। उसके ऊपर बात भी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे भी अगर कोई हुकूमत आ जाती है, किसकी, हमारी आती है, किसी और की आती है, और फिर कोई तजर्बात शुरू हो जाए, तो फिर मुल्क तो जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि इन्हीं वजूहात की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। तो इस पे अगर बात की जाती है, और एहतसाब की जब बात आती है, तो एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का क्यों, सबका होना चाहिए। लेकिन ये हमारा कोई सिंगल पॉइंट लेकिन जब मुशर्रफ का एहतसाब करना चाहा था तो रूट भी लग गया था, लेकिन वो अस्पताल चले गए, एयरपोर्ट का रूट लगा, अस्पताल चला गया, और बस हो गया कि एहतसाब नहीं होगा हमारे बंदे का। अब कर पाएगी नून लीग? देखिए, ये खाली नून लीग का ये कोई काम नहीं है। इस पे तो सारी सियासी जमातों को, जो अदारे हैं, उनको सबको एक कौमी सोच बनानी होगी कि मुल्क के अंदर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और उसको हमने कैसे रोकना है। तो ये चीज मैं नहीं समझता कि हमारी कोई इंडिविजुअल, हम अपने कोई बेनिफिट के लिए बात कर रहे हैं, ये मुल्क के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। और देखें, जो अदारे हैं, हम तो जाते हुए SIFC बना के गए, तो हम तो समझते हैं कि अदारों के साथ मिलके काम करना है। हम तो समझते हैं कि मुल्क को सबसे ज्यादा मिलके काम करने के लिए जरूरत है, अदारों की जरूरत है कि वो अपना एफर्ट भी पुट इन करें, और एक मुफाहमत के साथ मामला चलें। मतलब कि नून लीग ने हथौला रख लिया? नहीं, देखे, बिल्कुल भी नहीं। जो मैंने बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बताया है कि माजी से हमें सीखना है और हमें आगे भी बढ़ना है। असल मसला इस मुल्क की महंगाई है, गुर्बत है, ये जो बदतरीन माशी सूरत हाल है, इससे बाहर निकलना है।
लेकिन उसके लिए बाहर निकलने के लिए एक जो जुज या रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सियासी जो स्पेस है उसके अंदर सियासतदान काम करें, ट्राइकोटमी ऑफ पावर हो, हर अदारा अपना रोल अदा करे और हम आगे बढ़े। तो ये हमने कोई हाथ हौला नहीं रखा। हम समझते हैं कि ये बहस भी साथ चलनी चाहिए है, और अगर हमने जो एजेंडा अचीव करना है कि गुर्बत खत्म करनी है, मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाना है, महंगाई कम करनी है, तो ये भी आपको साथ चलाना पड़ेगा। मुफाहमत, एहतसाब, मज़ाहमत सब साथ चलना चाहिए। राजा साहब की बात आती हूँ। राजा आमिर अब्बास साहब, आप कहिएगा, आप गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में बात कर रहे थे नैब तरामीम के हवाले से, जो अब नैब केसेस खुल रहे हैं, क्या टाइमिंग होगी, किस तरह से वो आगे लेकर जाएंगे? कई लोग हमने देखा कि जो सियासी रहनुमा है वो इसको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। कहा जाता है कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, सियासी जमातें तो बेशक कहेंगी, खासकर पीडीएम में जो जमातें रहीं, क्योंकि ये तरमीम वही लेके आई थी और उस तरमीम का फ़ायदा भी उन्हें ही पहुंचा था और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने वो ख़त्म कर दी। अब देखना यह है कि जो मौजूदा केयर टेकर हुकूमत है वो तो कह रही है कि जी हम बिल्कुल सख्ती से एहतसाब करेंगे, करप्शंस और माफियाज के ख़िलाफ़ ऑलरेडी एक्शंस हो रहे हैं, और हमें ये नज़र आया कि जी अभी तक हुकूमत इस फैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू में नहीं गई और ना ही नैब गई है। अब आने वाले चंद दिनों में पता चलेगा कि आया ये फ़ैसला बरकरार रहता है या नहीं। अगर हुकूमत रिव्यू में नहीं जाती और नैब भी नहीं जाती और उसके बाद अगर ये फ़ैसला बरकरार रहता है, तो फिर आप देखेंगे कि नैब की जो हैयत है वो भी काफ़ी चेंज हो रही है। नए चेयरमैन आ गए हैं। राजा साहब, हुकूमत रिव्यू में नहीं गई है। हमने देखा कि नोटिस मिलना शुरू हो गए हैं। राजा परवेज अशरफ को मिला है, सागदार को आया, शाहिद खाका नवासी के पास भी नोटिस मिल गया है। तो नोटिस का काम शुरू हो गया है। नैब ने अपने केसेस जो है वो खुल गए हैं। 2 गाड़ियों में आए थे रिकॉर्ड्स। बिल्कुल, क्योंकि उसमें 7 दिन की डायरेक्शंस थी सुप्रीम कोर्ट की कि आप 7 दिन में इसको खोलें, और इससे ज़ाहिर ये होता है कि जिस स्पीड में वो खुले हैं तो उनको कोई ऐसा इंदिया नहीं था कि जी गो स्लो आप जाएं और इसमें कोई शायद फ़ैसला अपसेट हो जाएगा। और नैब की जो आने वाली टीम है, क्योंकि नए डिप्टी चेयरमैन आएंगे जो ऑपरेशंस को हेड करते हैं, और उसके अलावा प्रोसिक्यूटर जनरल नए आएंगे, क्योंकि ये वो अपॉइंटमेंट्स होंगी कि जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड लोगों की नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त कोई ऐसी हुकूमत है कि जो कि पॉलिटिकली बज़ाहिर एफिलिएटेड नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर ये तरामीम का फ़ैसला बरकरार रहा तो नैब आपको भरपूर एक्शन में नज़र आएगा। ना सिर्फ पुराने केसेस खुलते हुए नज़र आएंगे, नए केसेस भी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज़ की तरफ बढ़ेंगे, और इसमें कोई ऐसी वजह नहीं कि इलेक्शन और नैब इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर कोई शख्स करप्शन में इन्वॉल्व है, अरबों डॉलर्स उसके अगर अकाउंट्स में आए हुए हैं और वो डिक्लेयर नहीं है, तो इवन रिटर्निंग ऑफिसर के सामने वो डॉक्यूमेंट्स अगर दिखा दिए जाते हैं कि जी ये वो पैसे हैं कि जिसका कोई अकाउंटेबल इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो वहाँ रिजेक्शन भी हो सकती है। तो दिस इज़ समथिंग गुड। एहतसाब तो लाजमी होना चाहिए, और जो भी अक्रॉस द पार्टी, इसमें ये एक अहम बात है कि वो जो माजी में नैब आर्म ट्विस्टिंग करती रही वो नहीं हो। अगर अक्रॉस दी पार्टीज हो गए, ये नहीं कि जी हमें खाली सिंध में नज़र आए और पंजाब में हाथ हौला रखा हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो लोग उसमें रिटेलिएट करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मानेंगे। राजा साहब, सब चल रहा है साथ साथ। तो ये जो टाइमिंग है, जो साबिक चीफ जस्टिस ने एकदम से कलअदम करार दे दिया और अब केसेस खुल रहे हैं, नोटिस जा रहे हैं, क्या लगता है कौन कौन पकड़ा जाएगा? देखिए, जिनके केसेस ऑलरेडी हैं वो केसेस का तो जवाब उनको देना पड़ेगा। अब नैब के पास, ये चेयरमैन के पास इख्तियार है कि जी अगर वो नोटिस भेजती है, कोई नहीं आता, तो वो अरेस्ट भी कर सकते हैं, और जिसके खिलाफ जितना बड़ा केस होगा और उसको ऑब्वियसली नैब तो बुलाएगी, और जो बंदा अभी तक उसका सज़ा नहीं हुई तो वो अगर नैब उसको अदालत सज़ा नहीं देती तो वो इलेक्शंस में भी जा सकते हैं। तो ये प्रोसेस पैरेलल चल सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको तनकीद का निशाना बनाना चाहिए। ठीक है, नैब को इदारे पर जो तनकीद की जाती है सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब आपकी जानिब आऊंगी। मुफ्ती साहब बताइएगा, क्या JUIF की आगे की हिकमत अमली इलेक्शन को लेकर सीटें एडजस्टमेंट कर रही है? कोई इस हवाले से कमेटियां बना दी गई हैं या सोलो फ्लाइट करेगी अगले इलेक्शन में? हम तो मुकम्मल तैयार हैं, हमारी तैयारी में किसी किस्म का कसूर नहीं। अगर अभी ऐलान करती है इलेक्शन कमीशन तो हम अभी तैयार हैं, और अगर वो ऐलान करती है जनवरी में तैयार हैं। हमारी नजरियाती जमात है ना, तो हमारे कारकुन वो एक चैनल में, एक जंजीर में बंधे हुए होते हैं, तो वो लगे रहते हैं, अपना काम करते हैं, वर्करों से मिलते हैं, आम नोटेबल लोगों से मिलते हैं, और पार्टी के हमें तैयारी करेगी आपकी जमात। हाँ, हंगामी तैयारी जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया ना कि जहाँ हमें जरूरत पड़ेगी तो हम किसी भी जमात के साथ एहतियात कर सकते हैं, ऐसा कोई शजर ममनुआ नहीं है। लेकिन मजमूई लिहाज से हम अपनी तैयारी अलग ही करेंगे, यानी किसी की बैसाखी पर इलेक्शन में नहीं जाएंगे। जब हमने देखा PDM इत्तेहाद बना तो मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी सरगर्म थे तमाम पार्टीज़ को मिलाने में, एक दूसरे के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन ख़दशात को दूर करने में। लेकिन अब सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ GDA, MQM, नून लीग साथ मिलकर सब इत्तेहाद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं रखा जा रहा? देखे ना, PDM का इत्तेहाद बना था PTI चेयरमैन के खिलाफ, और मौलाना फजल रहमान साहब उस इत्तेहाद के सरबराह थे, तो वो तो एक कामयाब इत्तेहाद था। मौलाना साहब को क्रेडिट देना चाहिए कि वो कामयाब हो गए, और उन्होंने जमहूरी तरीके से उनको हटाया, PTI चेयरमैन को। कोई मार्शल लॉ नहीं आया, दरमियान में कोई और हुकूमत गैर कानूनी गैर आईनी नहीं आई। तो मौलाना फजल रहमान साहब को तो मुबारकबाद देनी चाहिए। ये पाकिस्तान का वो कामयाब इत्तेहाद था जिसमें वो अपने हदफ को पहुंचे और आसानी से पहुंचे। अब PTI चेयरमैन एक किस्से पारीना है, वो मैदान में नहीं है, तो अब उस PDM को बाकी रखने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। PTI तो इस वक्त नहीं मैदान में आप कह रहे हैं, मैं पीपल्स पार्टी की सर बात कर रही हूँ। पीपल्स पार्टी को क्यों कंसिडर नहीं कर रही? बोल रहा हूँ ना, यानी PTI अब मैदान में नहीं है, तो हमने PDM को तो नहीं बाकी रखना, इसलिए कि उसका मुखालिफ ही नहीं है। लेकिन जहां पर GDA और MQM और नून लीग को कंसिडर कर रहे हैं, वहां पर पीपल्स पार्टी क्यों नहीं? मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा कि मैं जवाब। मैं जवाब PTI चेयरमैन नहीं है, तो अब इस मुल्क की सियासी जमातों ने आपस में इलेक्शन करना है ना, तो पीपल्स पार्टी है, नून है वगैरह। तो सिंध के अंदर चूंकि पीपल्स पार्टी तकड़ी है, तो वहां हम की चीज हासिल करने के लिए तो पीपल्स पार्टी के मतलब कोई चीज नहीं होगी। इत्तेहाद का माना तो यह है कि किसी जमात को नुकसान हो, तो वहां कौमी की सीटें भी उनके पास है, सूबाई की। तो हम इस छोटी जमातों को या दीगर जमातों को मिलाकर कोई चीज गेन करेंगे ना, तो हमारी हिकमत अमली यही होगी। पंजाब के अंदर हो सकता है हम उनके खिलाफ आ जाए या KPK के अंदर आ जाए। तो मैंने कहा कि ये जिस तरह अब PTI चेयरमैन है नहीं, तो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, तो उसकी आवाजें आना शुरू हो गई ना, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। हम परेशान नहीं हो रहे। ऐसे तो फिर अगर पंजाब की बात की जाए तो फिर ये भी डाउट है कि नून लीग पंजाब में इत्तेहाद करेगी नहीं करेगी, सीट एडजस्टमेंट की गुंजाइश होगी या नहीं। राना साहब आपकी जानिब आऊंगी, कहिएगा जैसा कि आपने कहा कि एहतसाब भी किया जाएगा और कारकर्दगी रही, हम मजबूर थे जो 16 महीने में शहबाज शरीफ की हुकूमत में जो हमें फैसले करने पड़े, वो मुल्क इस दहाने पर था कि हमें सख्त फैसले लेने पड़े थे। अगर पार्टी की मजबूरी थी, कायद की मजबूरी थी, तो फिर जो शाहिद खाकन अब्बासी साहब हैं वो खुश नहीं दिखाई देते। जो 16 महीनों में कारकर्दगी रही, तनकीद का निशाना बनाया गया, हमने बारहा देखा, व्हाट्सएप ग्रुप भी लिफ्ट कर दिया था उन्होंने। देखिए जो है किन बातों पे उनकी नाराजगी है मुझे डिटेल तो नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूं कि शाहिद खाकन अब्बासी मुस्लिम लीग नून का एक असासा रहे हैं और बड़ी कंट्रीब्यूशन है उनकी और बड़े काबिल आदमी है। क्या ही बेहतर हो कि वो अपने जो इश्यूज हैं, जो भी उनको एतराजात हैं, वो विद इन पार्टी डिस्कस करें, तो उससे मैं समझता हूँ बेहतरी होगी। ये जो नई जमात का नारा है, इस मुल्क में पहली बहुत जमातें हैं, जो जिस चीज की जरूरत है वो मिल के काम करने की जरूरत है।
शायद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की दोबारा जरूरत है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है, लेकिन अगर मिलके बैठ के सियासी जमातें और सियासी स्टेक होल्डर्स अगर काम नहीं कर पाएंगे तो आप जितनी मर्जी जमातें बना लें, वो नतायज जो है उससे नहीं हासिल होंगे। ये जो हुकूमत थी, बिल्कुल इसकी बहुत सारी मजबूरियां थी, ये कोalition हुकूमत थी और फिर मुश्किल हालात थे, तो बहुत चीजें, और 16 माह से सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं कि हैंडीकैप था वो ये था कि सिर्फ 16 माह की हुकूमत थी। अगर आप एक पॉलिसी 16 माह की हुकूमत तो थी सर, 16 माह की हुकूमत थी, लेकिन उसमें फिर भी जो फैसले किए गए, अगर वाकई में मजबूरी ऐसी थी तो फिर उस चीज के खिलाफ इस तरह के बयानबाजी करना, कभी व्हाट्सएप ग्रुप लेफ्ट कर देना। पीपल्स पार्टी ने तो सरदार लतीफ खोसा के खिलाफ एक्शन लिया था, तो क्या कोई है इस तरह की इत्तला प्लानिंग या कोई शाहिद खाका नवासी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल, अगर कोई ऐसी कोई बातचीत है तो वो मेरी नॉलेज में नहीं है। बहरहाल मैं तो ये समझता हूं कि खाकान अब्बासी साहब असासा हैं पार्टी के, और बेहतर होगा कि वो हमारे अगर कोई इश्यूज भी हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएं, विद इन पार्टी हो जाएं। और या तो देखें, ये जो वो नई जमात जो है अगर वाकई कोई कंट्रीब्यूशन कर सकती हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कुछ कर पाएगी। तो विद इन पार्टी अगर वो अपने मामलात को हल कर लें और अगर उनकी कोई एडवाइस है तो वो मिलके बैठ के उससे बेहतर नतायज हासिल होंगे। बाकी देखिए, नाराजगियां होती रहती हैं बड़ी जमातों के अंदर, बहुत सारे इश्यूज के ऊपर एग्रीमेंट नहीं होती, तो ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है कि एक बड़े लीडर को किसी पॉलिसी से इख्तिलाफ है या पार्टी के अंदर कोई बन नहीं रही होती है, लेकिन हमने देखा इनकी नाराजगी काफी लंबे अरसे से चल रही है, बारहा बयानात आते रहे हैं उनके सामने। इस पे आपसे बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ एक वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। राजा आमिर अब्बास साहब, आपके पास आना चाहूंगी, कहिएगा अब जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, इन 16 माह की हुकूमत उनके हाथ आई, उस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। अब अगर केसेस बहाल हुए हैं, क्या जुर्म आयद हो जाएगी? अब देखिए, बिल्कुल कानून तो अपना रास्ता लेगी। आपके इल्म में है कि रमज़ान शुगर मिल जो उनका केस था जिसमें वो हैं, हमज़ा है, तो वो तो इसी वजह से ख़त्म हुए थे कि जी वो 50 करोड़ से कम के हैं, उसमें भी चलेगा। अब टीटीज़ के 2 केसेस थे, एक नैब का था और एक FIA का। अब FIA तो करती है या नहीं, जो इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर हैं वो तो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल कानून रास्ता लेगा। नैब में भी अगर वो इस बुनियाद पे ख़त्म किया गया था कि जी टीटी और ये अमेंडमेंट्स का जो वजह से, तो वो अमेंडमेंट्स चूँकि ख़त्म हो गई हैं, नैब भी उसमें एक्शन लेगा। अब देखते हैं कि जी कब, कैसे, और जब नैब की टीम मुकम्मल होती है तो इस पे किस अंदाज में एक्शन लिया जाएगा। दिस ऑल डिपेंड्स कि जी नैब अब किस तरीके से अपनी कारकर्दगी दिखाती है। राजा साहब, एक डिबेट ये भी है कि इलेक्शन एक्ट में जब तरमीमी एक्ट किया गया था तो उसके मुताबिक 5 साल की नहली के बाद ताहयात नहली खत्म हो जाती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक अमेंडमेंट नहीं हो सकी क्योंकि असेंबली खत्म हो चुकी थी। तो अब क्या लगता है कि इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिवेल करेगा या फिर इलेक्शन एक्ट प्रिवेल करेगा? डिबेट है ये भी एक। देखिए, अब मियाँ साहब की जो है नाअहली वो 2 जगह पे हुई है। एक तो हुई थी अकामा वाले केस में, उसमें तो चले अमेंडमेंट आ गई कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नाअहलियाँ हैं उसमें 5 साल होगी। अगेन इट्स डिबेटेबल और अदालतें ही इसका फैसला करेंगी। जो नैब की उनकी है डिस्क्वालिफिकेशन 10 साल की, वो तो बरकरार है अपनी जगह। तो अगर जब तक मियाँ साहब नैब के केस में, जिसमें एवनफील्ड और अजीजिया स्टील मिल्स हैं, इन दोनों में अगर वो बरी नहीं होते तो वो ये आने वाले इलेक्शंस कॉन्टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने जो अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उसका अगर फ़ैसला आ जाता है, उसमें एक्विटल होता है, तो उनके पास इलेक्शन में जाने का रास्ता होगा। लेकिन अगर वो अपील डिसाइड नहीं होती या बरकरार रहता है फ़ैसला ट्रायल कोर्ट का, तो फिर वो उस अमेंडमेंट के होते हुए भी इलेक्शंस में नहीं जा पाएंगे। मुफ्ती साहब, आप इस सूरत हाल पर क्या कहना चाहेंगे? मेरी राय में वो तो अदालत से गए हैं और अदालत ही बेहतर समझती है, और हम क्या राय दे सकेंगे, इसलिए कि जजेस साहब नाराज भी होते हैं ना।
ठीक है। तो चूंकि राजा वो साहब, अदालत ने राणा छोड़ा था, साहब, अब दोबारा आपसे आएंगे। बस ये जानना चाहूंगी कि राणा साहब को इतनी एग्जैक्ट चीजें कैसे पता होती हैं? पहले उन्होंने कहा था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते या इंतखाबात फरवरी में होंगे, फिर इससे पहले उन्होंने कहा कि 0 रिस्क है नवाज शरीफ के वापस आने में। उनको कैसे पता चल जाता है? नहीं, देखिए, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना। डीलिमिटेशन का जब स्केड्यूल मौजूद है तो उससे विद इन 90 डेज कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। लेकिन अगर कोई अपनी आंखें बंद करके बैठे और कहे कि 90 दिन का इलेक्शन होंगे, तो ये तो ठीक बड़ा है, ये सिंपल चीज पहले से तय थी। डीलिमिटेशंस के हवाले से आज के प्रोग्राम से इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।